जो आपको जो है पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था। सेंट्रल मेटल का जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल होता है और उस पर जो चार्ज होता है, यानी इसलिए आयन या सेंट्रल मेटल आइटम्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल m, यानी इसकी बात कर रहा है, इन द कॉम्प्लेक्स वेयर En इज ए इथाइलिन डाईएमीन, यानी ये कॉम्प्लेक्स दिया है और इस कॉम्प्लेक्स में जो m बना है, इस m का बता रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होते हैं। सेंट्रल मेटल पे जो आपका x मान के निकालते हो वो आता है ऑक्सीडेशन नंबर, उससे बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और जो लिगेंड लगा होता है पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये एग्जाम में आए थे 2015 में जब AIPMT हुआ करती थी। तो और देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसकी m की वैल्यू निकालते हैं। x मान के निकाल लो, तो ये हो गया x। En क्या होता है, बाइडेंटेड न्यूट्रल वाला, तो कोई चार्ज नहीं होती है, तो कहते हैं 0 × 2। ये कितना होता है, एक ऑक्सीलेट पे 2 चार्ज होते हैं, तो 2 हो गया, एक ही है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आया, प्लस लगाया और ये Cl की एक वैल्यू होती है। अब पूरा जो है कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है, तो 0 कर दिया, तो ये खत्म हो गया। तो हो गया x - 2 - 1 = 0, तो इधर लाएंगे तो x = +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका होगा +3। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये भी बाइडेंटेट्स हैं और ये भी बाइडेंटेट है, तो ये बाई वाले कितने होते हैं, ये बाई वाले 2 हैं, तो ये हो जाएंगे 2 × कितने 2 कर देंगे, तो इससे आएगा 4। तो यहाँ 4 मोनोडेंटेट हैं और एक बाइडेंटेट इसमें है, तो +2, तो = 6। तो यानी 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन देखो, ये जो आपका आया है +3, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो इसको आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 3। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, इनको जोड़ के आएगा 6। तो अब टोटल पूछ रहा है, टोटल मतलब सम का मतलब जोड़, तो पूरा जोड़ लीजिए, तो कितना होगा 6 3 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो 9 आपका ये है 4th पे, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर जोड़ लिया। आगे आते हैं, कह रहे हैं कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr, एक कॉम्प्लेक्स ये है, क्रोमियम है, वाटर है, बाहर Cl2 है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, और एक है क्रोमियम है, बेंजीन है, उसके बाहर कुछ नहीं है, तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है। तो एक कॉम्प्लेक्स ये है, एक कॉम्प्लेक्स ये और एक कॉम्प्लेक्स ये है। इन सब में जो है, ये JEE मेंस 2018 का सवाल है, तो इनमें आपको बताना है कि सबके जो सेंट्रल मेटल Cr हैं यानी क्रोमियम है, इनका जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो एक एक करके देखोगे तो इसका आंसर ये रहा। पहले देखते हैं, तो पहले वाले मैंने ऊपर लिख दिया, क्या लिखा, क्रोमियम है, H2O है, ये कितने हैं 6, और ये कितना है Cl2, तो इसका निकालेंगे। तो ये मान लीजिए x हो गया, वाटर का होता है 0 × 6, प्लस लगा लिया, एक Cl का होता है -1 × 2 = 0, तो खत्म हो जाएगा। तो x = कितना आ गया, इसमें x = 2 है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखें ये मिस प्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ +3 होना चाहिए, छूट गया है, क्योंकि 2 वाला ऑप्शन कहीं है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 वाले ऑप्शन सिर्फ एक हैं, ये है, 2 ऑप्शन में है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग किससे है, ये से है, तो आप स्टार्ट करेंगे ये, तो यहाँ मिस प्रिंट था, +3 होना चाहिए, तो मैंने सही कर दिया है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लस यहाँ 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी +3, तो यानी इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम का आएगा +3। अब दूसरा आते हैं, ये वाले में Cr, ये है क्रोमियम, उसके बाद है C6H6 का होल ट्वाइस, ये दिया है, इसको लेते हैं। तो क्या करेंगे, x मानेंगे, ये बेंजीन है, तो बेंजीन पे 0 होता है, तो × 2 = 0, तो x = कितना आएगा 0। तो देखो कहाँ कहाँ है, +3 यहाँ भी है और 0 है, +3 यहाँ 0 है, इसका मतलब ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं, इसको, तो इसको चेक करेंगे, तो यहाँ चेक कर लेता हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया K2, ये क्रोमियम है, Cn का होल ट्वाइस है, उसके बाद O, देखो लिखने का तरीका, ये O का 2 है, फिर ये O2 है और ये NH3 है, ये है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। चेक करते हैं, एक पोटेशियम का +1, तो × 2, इसका निकालना है, तो मान लिया x, ये हो गया एक Cn का 1,
तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ध्यान देना ये O है, O का मतलब पराक्साइड से, तो पराक्साइड पे होता है -1, तो -1 × 2। ये है ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अमोनिया का होता है 0, तो हो गया 0 = 0। इसको इधर लिखेंगे तो ये आएगा +2, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -2, और ये 2 है ना, तो एक ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ये हो गया O का, 1 मिनट यही कर लेते हैं। एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4। नहीं, 1 मिनट फिर से चेक करता हूँ। एक पोटेशियम का +1 × 2, ये हो गया x, ये हो गया Cn का। अच्छा हाँ, ये O का है, यानी जो ब्रैकेट ये O लिखा है इसका है, और ये हो गया इसका, तो ये हो गया -2, ये भी होगा -2, ये होगा -4 = 0। ये हो गया। तो देखो क्या करेंगे, -2 ये -2 कैंसिल, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये -2 -6 = -6, इधर लाएंगे तो x = +6, तो इसमें इसका हो जाएगा +6, इसका हो जाएगा 0, इसका +3। तो ऐसा आंसर कहाँ पे है, ये 3 है, 0 है, 6 है, यानी ये हो जाएगा, तो इसका थर्ड हो जाएगा। यहाँ भी देखो 3 है, 0 है, यहाँ +4 है, तो यही लोग मिस्टेक करते हैं कि 6 वाला होगा कि 0 वाला 4 वाला होगा। तो इस क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो ये मिटा देता हूँ मैं। इसको आपको बता दिया। ये क्या कह रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में समझते हो, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हों, जिसमें आयन ज़्यादा होंगे वो चलेंगे, तो आपको आयंस निकालना है। तो पहले तो सबका कॉम्प्लेक्स बनाइए, फिर ये मोलर कंडक्टिविटी हाईएस्ट निकालिए। तो पहले कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो पहले वाले का ऑप्शन कॉम्प्लेक्स क्या है, पहले वाले का क्या कह रहा है, डाईएमीन, तो आपने 2 एमीन लिख लिया, तो डाईएमीन कर दिया। उसके बाद डाईक्लोरो, यानी 2 क्लोरीन कर दिया, Cl2 कर दिया। फिर क्या है, प्लेटिनम, यानी यहाँ Pt करेंगे, और इनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, इंटाइटिस के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये का ऑप्शन तो ये हो गया। हालांकि इस ऑप्शन में जो है वो नहीं बताया था कि इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो ये बताना चाहिए इसमें, क्योंकि अगर यही कॉम्प्लेक्स रहेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, तो रोमन वर्ड में बताना चाहिए। अगर ये मिसप्रिंट है तो यहाँ +2 होना चाहिए। आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन, कह रहा है टेट्राएमीन डाईक्लो, तो अमीन कितना है आपके 4, तो ये हो गया 4 अमीन। डाईक्लोरो यानी 2 क्लोरीन है, फिर कितना है कोबाल्ट, तो यानी कोबाल्ट हो जाएगा। और उसके बाद कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है, यहाँ पे आना चाहिए +3, तो +3 के हिसाब से मतलब क्या रखेंगे, 1 Cl यहाँ है, 2 Cl यहाँ, 1 बाहर कर दें तो आ जाएगा। कैसे चेक कर लेता हूँ +3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर +3 आता है तो सही है, तो हो गया x 0 × 4 -1 × 2 -1 = 0, तो ये ख़त्म हो गया। तो x = ये हो जाएगा, x जो हो गया -2 -1 = 0, तो इधर लाएंगे तो +3, यानी सही है। जो आपको बोल रहा था, क्योंकि कोबाल्ट का +3 आना ज़रूरी है, तो +3 आ रहा है, इसका मतलब सही है, हमने सही बनाया है। आगे देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा ऑप्शन क्या है, ये कह रहा है पोटेशियम, तो आपने पोटेशियम लिख लिया। अभी चेक कर लेते हैं। फिर हेक्सासाइनो, तो इसका मतलब ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर लगाएंगे और 6 साइनो लगा दिया। फिर रेट है, अब बैलेंसी 2 वाला है, तो यानी Fe वाला है, तो यहाँ कितना होगा हम पढ़ा चुके हैं हमको बहुत अच्छी तरीके से, यानी K4FeCN किस करेंगे तो बैलेंसी 2 आएगी। चेक कर लीजिए x मान के, तो +2 आएगी। कैसे पहचाना, 8 लगा होता है, तो 8 कब लगेगा, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोई इधर कोई कैटायन हो। तो एकदम सही है कि आपने इसको +2 आएगा, +1 × 4, ये x मान लिया, -1 × 6 = 0, 4 में से जाएगा 6, तो -2 बचेगा, इधर लाएंगे तो +2, तो सही है। अब आते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन को, क्या कह रहे हैं, हेक्सा इक्वा, यानी जो आपका वाटर है वो कितना है 6, उसके बाद कितना है क्लोरोनियम नहीं, हेक्सा इक्वा क्रोमियम है, तो क्रोमियम का मतलब ये होगा, क्रोमियम कितने हैं 3rd, तो आपको यहाँ पे 3rd लाना है, तो ब्रोमाइड कितना करना हो, 3 ब्रोमाइड कर देंगे तो हो जाएगा। मान के चेक करते हैं कि +3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ +3 आ रहा है तो सही है, तो हो गया x, ये हो गया 0 × 6
ये हो गया -1 × 3 = 0, तो ये ख़त्म, तो x = +3 यानी सही है, आ रहा है। तो आपने जो है इसको चेक कर लिया। तो एक बार इसको जब चेक कर लीजिए, देखो हेक्सा एक्वा है, क्रोमियम वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक थी, CRO है, एमाइन क्रोमियम थर्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको मैंने चेक किया कि थर्ड आ रहा है, तो यहाँ ब्रोमीन 3 लगाना होगा। तो आपको डिसाइड करना होगा कि यहाँ और या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इधर कितना लगाएं, ये डिपेंड करता है आप। तो देखो भैया, अगर ये दिया होगा तो इससे कोई आयन बना, तो कोई आयन नहीं, तो ये पूरा पूरा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही रहेगा। इसमें कितने आयन बनेंगे, इसमें एक, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितने होंगे 2, यानी 1 + 1 2। इसमें कितना बनेगा 4 इससे और एक इससे, कितना 5, यानी 5 + 1 5 आयन बनेंगे। इससे कितने बनेंगे 3 + 1 यानी 1 + 3 = 4 आयन। तो जितने ज़्यादा आयन बनेंगे उतने तो कंडक्टिविटी होगी। तो आंसर कौन सा होगा, जिसमें ज़्यादा आयन हो, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। कैसे, ये पोटेशियम है, एक पॉजिटिव और यहाँ पे कितना 4 नेगेटिव, तो ये 4 आयन पोटेशियम से होगा और एक आयन इससे होगा, तो 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, यानी मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ये थर्ड वाले में होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें जो है सबसे ज़्यादा आयन्स बनते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पे देखेंगे तो एनसीईआरटी में जो है लिगेंड की सीरीज़ बनी है, वो भी क्वेश्चन आ चुका है, 2016 में आया था, उसके बाद फिर आपका जो है 20 में आया था। तो ये क्वेश्चंस मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आते हैं, हेडिंग लिखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक है। लिगेंड का स्ट्रेंथ यानी कौन सा लिगेंड कितने पावर में है, इसका मतलब d ऑर्बिटल होते हैं और d ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, सबके नाम हम बता चुके हैं। तो एक बार आपको लिखते हैं, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होगी, इसका मतलब देखने से लगता है कि पावरफुल होगा, यानी पावरफुल का मतलब लिगेंड जो लगे होंगे, मतलब सेंटर मेटल से जो लगे होंगे लिगेंड, उनके अंदर पावर, यानी d ऑर्बिटल जो सेंट्रल मेटल का होगा उन इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग कराएगा या नहीं। अगर स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराएंगे, अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो पेयरिंग नहीं कराएंगे। तो क्या करेंगे, कहेंगे ये क्या होते हैं, कहें दे आर, ठीक है, दे आर सर्टेन लिगेंड। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं which are capable तो मैं ये बता रहा था कि दे आर सर्टेन लिगेंड विच आर कैपेबल फॉर पेयरिंग ऑफ वीक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन dx² y² एंड dz² ऑर्बिटल बाय रिपल्स देम दे dxy, dyz एंड dzx ऑर्बिटल। ये क्या चीज़ें हैं मैं एक बार फिर से बताता हूँ। आपके ये d ऑर्बिटल होते हैं, ये d ऑर्बिटल हैं, और d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5। तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 क्या क्या नाम है, मान लो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, ये आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। d के 5 ऑर्बिटल हैं, इन सब ऑर्बिटलों के नाम हैं। जैसे मान लो इस ऑर्बिटल को हम बोल रहे हैं तो इसे कहेंगे dxy, ये ऑर्बिटल है तो इसे आप कह रहे हैं dyz, ये ऑर्बिटल है तो इसे कह रहे हैं dzx, ये ऑर्बिटल है तो इसे कह रहे हैं dx² y², एक ऑर्बिटल ये है जिसको बोल रहे हैं dz², ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं आपको कि दे आर सर्टेन लिगेंड, यानी कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जो इसमें, मान लो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ये 5 हो सकते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन मान लो सिंगल है तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर पूछा जाए कि ये d ऑर्बिटल्स हैं,
सेंट्रल मेटल का ये डी ऑर्बिटल है, जो सेंटर होता है, अगर ये सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल है तो ये डी ऑर्बिटल में मान लो 5 मैक्सिमम अनपेयर हो सकते हैं। कितना? 5 मैक्सिमम अनपेयर, ये 5 अनपेयर है। अब आपको देखना होगा कि इस ऑर्बिटल को मैं ऐसे बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? इसको मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है। क्या लगा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और मान लो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है तो आपको ये बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 हैं। लेकिन ये आपको दिखा रहा हूँ कि dx² y² और dz² के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन उठ के आके पेयरिंग हो जाती है। यही चीज़ में लिखा हुआ है, पढ़ के बताता हूँ कि इसका मतलब यही है। तो आपके ये 5 ऑर्बिटल थे, 5 ऑर्बिटल हो गया, लेकिन dx² y² और dz² का जो है इलेक्ट्रॉन उठ के आएगा। तो पहले से ये 3 इलेक्ट्रॉन थे, और जब इसका इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से तो ये किस में आएगा? ये आपको ऐसे आ जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे। मान लो कि कोई फील्ड लगी है जो लिगेंड है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आपकी जो लिगेंड है वो वीक है, वीक फील्ड लिगेंड लगी है, यानी लिगेंड कैसा है? वीक। तो जब खुद वीक होगा तो जो सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल हैं 5, उसमें जो इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये कहेगा कि आप पेयरिंग हो जाओ तो वो कहेंगे हम नहीं होंगे, तुम वीक हो। तो वीक की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा है तो डी ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल का जो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रखे हैं उनके इलेक्ट्रॉनों में इन दोनों वाले यानी dx² y और dz वाले इलेक्ट्रॉन उठ के आ जाएंगे। तो ये लाइन लिखा था, दे आर सर्टेन लिगेंड, यानी कुछ लिगेंड ऐसे होंगे विच आर कैपेबल, उसके अंदर क्षमता होती है फॉर पेयरिंग ऑफ वीक इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉनों को कह रहा है प्रेजेंट इन किसमें? dx² y² ये वाले ये और dz² वालों को पेयरिंग कराएगा। लेकिन जब ये उठ के यहाँ आएंगे तब भी इनके बीच में क्या पैदा हो जाएगी? रिपल्स करने लगेंगे, नहीं भाई अब मत आओ। उसके बाद भी आके यहाँ पे ये बैठ जाएंगे। ये कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्डिंग लगा हो, और जब ये वीक फील्डिंग लगा होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन उठ के नहीं आएंगे। ये क्या मतलब है? जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहाँ पे कोई सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे लिगेंड लगा है और यहाँ पे कोई एनायन है। तो ये लिगेंड स्ट्रांग होगा तब जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे ये स्ट्रांग है कि वीक? तो एक सीरीज बनी है एनसीईआरटी में जिसे बोलते हैं आर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, या इसका नाम होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आर्डर को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आओ देखते हैं, या कहेंगे आर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, आर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, आर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये कह सकते हैं कि आप क्रम बताइए, या इंक्रीजिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर में लिखा, जैसा लिखा हो सब समझ लीजिएगा। हम आर्डर खाली लिख दिए हैं। या इसी सीरीज को एनसीईआरटी बोलती है, उसका नाम होता है, जब आर्डर बताएंगे उसका नाम होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो एनसीईआरटी में देखेंगे, याद करना है, ये 2 बार आर्डर आ चुका है। तो अगर डिक्रीजिंग में लिखना हो या इंक्रीजिंग में लिखना हो तो ये बातें मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो इसको मैंने अपने कहा आर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, या अगर ऐसे सीरीज बनती के आती है, लिगेंड की ये सीरीज है तो इससे बोलेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसका नाम है। एनसीईआरटी में जाएंगे तो एनसीईआरटी में लाइन मिलेगा। तो पहले क्या है? CO है, फिर CN है। एनसीईआरटी में NO2 नहीं दिया है तो मैंने NO2 ऐड कर दिया है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट EN है, ठीक है। फिर अमोनिया है, फिर EDTA है, फिर NCS- है, उसके बाद वाटर है, फिर ऑक्जिलेट आयन है, फिर OH- है, फिर F- है, S- यानी सल्फाइड -2 है, फिर Cl- है, फिर SCN- है, फिर Br है सबसे आगे। बहुत इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको ये ध्यान रखना होगा, 2020 में सवाल आया था यही आर्डर। तो 1 मार्क मैंने ये कर दिया
और एक मार्क मैंने ये कर दिया। दोनों में कन्फ्यूजन क्या है, ये है ठीक है NCS और ये क्या है SCN। तो देखो हमने तुम्हें बताया था अगर SCN होगा तो इसे बोलेंगे थायोसाइनाइड्स, ठीक है। अगर आपने इसको कर दिया NCS तो इसे क्या बोलेंगे आइसोथायोसाइनेट। तो ये है थायोसाइनेट, पढ़ाया हूँ सब इसको, कहते हैं इसको थायोसाइनेट या साइनेटो कहते हैं, थायोसाइनेटो इसे बोलते थे आइसोथायोसाइनेटो, ये बता चुका हूँ सब। तो थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो इन्हीं में कन्फ्यूजन होती है। देखो थायो जो है आपका वो SCN माइनस कहलाती है, अगर NCS कहते हैं तो इसे बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। तो ये क्या है SCN यानी ये वाला है। जो थायो वर्ड है वो आपकी चली गई पीछे और आइसोथायोसाइनेटो है वो है EDTA के जस्ट बाद। कैसे एग्जाम तक याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम तक याद करना होना चाहिए। तो देखो जो आइसो स्टार्ट होती है वो आई पहले आता है, जो T से स्टार्ट होती है वो बाद में आता है। तो ध्यान दीजिएगा NCS यानी आइसो वर्ड पहले आता है, आई पहले आता है, तो ये पहले लिगेंड में आएंगे। यानी इन दोनों को याद करने का तरीका। सवाल क्या है, ये तो जो आगे लिखे हैं ये चार, ये कहा जाता है कि सबसे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ये है। अगर ये किसी सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड बना होगा तो स्ट्रांग फील्ड में आएगा, तो इनके इलेक्ट्रॉनों को पेयरिंग करा देगा। अगर मान लो यहाँ पे F- है या Cl- है, सेंट्रल मेटल के साथ लगा है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को कोई नहीं फर्क पड़ेगी, तो किस में लाएंगे वीक फील्ड। तो ये जो चार आगे के हैं CO, CN, NO2, EN, ये किस में आते हैं स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के पास आते हैं, बाकी धीरे धीरे वीक। अब प्रॉब्लम खड़ी होती है कि अमोनिया के साथ, बहुत अच्छी तरीके से मैं यहाँ ट्रिक देने जा रहा हूँ अमोनिया के साथ। तो यहाँ पे ट्रिक ले लीजिए कि अमोनिया किनके साथ स्ट्रांग होगी और किसके साथ वीक होगी, ये मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। तो ये आपको याद हो ना, अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, इस पर सवाल आया था 2020 में। पहले मैं एक ट्रिक देता हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ। आपको ये पता हो गया कि सेंट्रल मेटल से अगर लिगेंड लगा होगा शुरुआत के ये चार, तो ये सब स्ट्रांग होंगे, यानी सेंट्रल मेटल के d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करा देंगे। उसके जो पीछे लगे होंगे ये वीक में आते हैं, लेकिन अमोनिया वीक में आती है, कभी कभी स्ट्रांग की तरह काम करती है। तो कहेंगे अमोनिया वर्क एज वीक लिगेंड, लेकिन कुछ लोगों के साथ कैसा काम करती है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, कुछ के साथ यानी कुछ सेंट्रल मेटल के साथ। तो लिख लीजिए अमोनिया, यानी अमोनिया एक लिगेंड है, तो कहेंगे अमोनिया वर्क एज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स। अमोनिया कैसी काम कर रही है स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, यानी किसके साथ स्ट्रांग फील्ड लगे ये है। तो अमोनिया किसके साथ स्ट्रांग फील्ड लगेगी, तो ये है अमोनिया। अमोनिया कह रहे वर्क एज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक देता हूँ, अमोनिया को यानी अमोनिया को कुछ करके पटाओ मन से, अमोनिया को कुछ करके पटाओ मन से। ये क्या है, अगर अमोनिया कोबाल्ट के साथ जाती है, किसके साथ कोबाल्ट के साथ, तो को हो गया, कुछ माने कापर के साथ, करके यानी क्रोमियम के साथ, अगर पटाओ मीन्स पीटे के साथ, मन से का मतलब मैग्नीज के साथ। अगर इन लोगों के साथ अगर अमोनिया लगी है, यानी अमोनिया इन सेंट्रल मेटल के साथ लगे हैं, कोबाल्ट के साथ, कापर के साथ, क्रोमियम के साथ, प्लेटिनम के साथ और मैग्नीज के साथ, तो अमोनिया स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगी। किसकी तरह स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो ये हो गया आपका कोबाल्ट, ये हो गया आपका क्रोमियम, ये हो गया ये कापर, ये हो गया क्रोमियम, ये हो गया आपका पीटी
और ये हो गया आपका मैग्नीज। तो याद रहेगा आपको, अमोनिया को कुछ करके पटाओ मन से, यानी अमोनिया इन लोगों के साथ, अगर अमोनिया एक लिगेंड है तो अमोनिया कैसी लिगेंड है, वीक फील्ड। किसके साथ करती है, इन, अगर ये सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इनमें से कोई अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, सेंट्रल मेटल की तरह या आयन की तरह काम करती है, तो अमोनिया इनके साथ स्ट्रांग काम करेगी। तो अमोनिया कैसा है, तो कहेंगे अमोनिया इज ए वीक फील्ड लिगेंड्स। कैसी है, वीक फील्ड लिगेंड है। अमोनिया एक वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन अगर अमोनिया स्ट्रांग फील्ड तरह काम करती है तो कब, जब इन लोगों के साथ जुड़ी होगी, इसके साथ होगी स्ट्रांग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद करना होगा, ठीक है। हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, लेकिन सेंट्रल मेटल अगर ये लोग होंगे, इन पांचों में से कोई होगा, तो वो स्ट्रांग फील्ड की तरह काम करेगा। तो क्वेश्चन था नीट 2020 का सवाल है, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। तो अभी आपको मैंने 4 चीज़ बताया था, याद रख लेना। शुरुआत वाले क्या होते हैं, शुरुआत में जैसे CO है, उसके बाद क्या है CN है, फिर उसके बाद NO2 है, फिर उसके बाद EN है। इसी से पहचान में आएगी। तो देखो 2 ऑप्शन में चुन मिल गया, ये नहीं है तो CN दिया है, तो CN यहाँ और CN यहाँ है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो यानी ऑप्शन या तो 2 सही होगा तो चौथा सही होगा। तो चेक करते हैं, CN के बाद क्या है, CN यहाँ भी है और CN यहाँ है, ठीक है। ऑक्सिलेट यहाँ भी और ऑक्सिलेट यहाँ भी है। अब इनसे पहचान में मिल गई, क्योंकि हम आपको बताए थे कि आइसो जो वर्ड इस्तेमाल होती है, आइसो वाले, और इसमें पहचानना होगा कि F कहाँ है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको करा के दिया था, एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि SCN जो है, ठीक है, जो थायो है, वो F से कहाँ होती है, पीछे। देखो आप एनसीईआरटी में देखोगे, लिख के मैं दिया था, तो F आगे है, यानी F आगे है, ये वाला है, F आगे है और SCN पीछे है। और F से जो आगे है वो कौन सा है, वो अगर आप देखेंगे तो हम एनसीईआरटी भी अपने पास लिए हुए हैं, NCS वाला है, ठीक है, यानी आइसो वाला है। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन थी कि इसको देखें कि इसको देखें, तो F- आगे है और ये वाला उसके पीछे है, तो इसके बजाय ये आपका आंसर हो जाएगा ये। कुछ लोग इसको भी लगा के आए होंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन रहते हैं, क्योंकि ये सीरीज आपको याद करनी होगी। तो सीरीज में देखिएगा तो F आगे है और F से आगे कौन है, NCS, यानी आइसो वाला जो है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन सभी 2020 का सवाल था, ये होगा। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये 2016 का था। 16 फिट ढूंढिए, वही CO, CN, NO2 वाला कहीं है, देखो ये तो सिंपली सवाल है। CN ही आगे यहाँ पे है, बाकी किसी में है ही नहीं, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बाकी सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत सिंपल है एक, लेकिन आपको पूरी सीरीज को याद करना होगा, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो अब आप जो है एक चीज़ देख सकते हैं कि किसी भी सेंट्रल मेटल में ये देखना होगा कि सेंट्रल मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर है तो वो, अगर देखते हैं तो उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक होगी, और अनपेयर्ड होगा तो वो कलर देगी। या तो D ब्लॉक के D ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, यानी मीन्स पूरा 10 भरा हो, या एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, तो वो सब के सब क्या होंगे, कलरलेस होंगे। तो आप ये पता है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल का एक रूल है कि वो लोग जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं और कलर देते हैं। तो देखो एक तरीका है कलर के लिए, जैसे ये आपके ये है ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल है, D के 5 ऑर्बिटल हैं, और ये पांचों ऑर्बिटलों में अगर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो क्या कहेंगे कि D वाले के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। या फिर अगर एक ऑर्बिटल है, ये D में 5 ऑर्बिटल हैं, ये आपके 5 ऑर्बिटल होंगे, और ये पांचों ऑर्बिटलों में अगर आपसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन कैसे हो, यानी ये इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट भरे हों। तो ये कंप्लीट भरे हों तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे।
तो इसमें कहेंगे कि डी पूरा 10 भरा हुआ है। एक तरीका तो ये हो जाएगा कि डी पूरा भरा है। तो ये दोनों अगर कहीं भी ट्रांजिशन मेटल में इस तरह का अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं कि डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है या पूरा भरा है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? कलरलेस, यानी कलर नहीं देगा। तो कलरलेस होगा तो उसका मतलब क्या बोलेंगे? वो क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ऐसा भी सवाल आएगा कभी कभी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिंक लगाएंगे और जो डी के इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट भर जाए, ऐसा भी होता है। भले इनकम्प्लीट है, जैसे मान लो ये है कोई ऑर्बिटल है और डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? मान लो डी में आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये डी के आपके पास इलेक्ट्रॉन है 6, यानी डी 6 है। और यहाँ पे आपने लगा दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी सेंट्रल मेटल होगा, जो लिगेंड लगा होगा वो CO हो सकता है, CN हो सकता है, NO2, इसमें से कोई हो जाए। तो ये वाला ऑर्बिटल मान लो dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के चले जाएंगे। तो जब उठ के आएंगे तो कैसा हो जाएगा? ये आपका d ऑर्बिटल है, मान लो ये d ऑर्बिटल है आपके, तो ये d ऑर्बिटल है। d में कितने हैं? ये 5 ऑर्बिटल हैं। तो 5 में तो ये पहले से पेयर के फॉर्म में है और ये 2 अनपेयर्ड हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आएगा तो ये भी पेयरिंग हो जाएगा और ये भी पेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 6, लेकिन अनपेयर्ड नहीं है। क्या नहीं है? एक भी अनपेयर्ड नहीं होंगे लिगेंड लगाने से, तब भी ये डायमैग्नेटिक कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हम डायमैग्नेटिक है, इसका मतलब कलरलेस है। और अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कहेंगे वो पैरामैग्नेटिक है और वो कलर देगा। तो हमारा एक ट्रिक्स है, याद रखिएगा कि कौन जो है कलरलेस होंगे, यानी कोई कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं वो कलरलेस है, यानी कलर नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? जैसे आपसे पूछा जाए कलर इन कॉम्प्लेक्स, और कलर इन कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स में कलर है कि नहीं, तो एक तो वर्ड होगा कि कलर होगा और एक कहेंगे कलर नहीं है। तो हम कहते हैं कि कलरलेस है। तो कौन कौन किस फॉर्म में कलरलेस होंगे? ठीक है, तो पहले कलर इन कॉम्प्लेक्स हेडिंग हो गई और इसमें हम बता रहे हैं कलरलेस, यानी कलर नहीं है। क्या नहीं है? नो कलर। अगर कोई कलर नहीं है तो इसको बोलोगे क्या होगा? डी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या होगा तो डी भरा होगा, या फिर एक कंडीशन ये होगी कि डी में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है तो वो पूरी पेयरिंग में चली जाती है। तो इसके लिए जैसे मान लो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, अगर ये होले हूँ तो इनकी वैलेंसी अगर +1 है, +1 है, +1 है, या जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन सब की वैलेंसी अगर +2 है, +2 है, +2 है, तो अगर कॉपर का वैलेंसी अगर +1 है तो इसका मतलब डी पूरा भरा है। अगर जिंक की वैलेंसी +2 है तो इसमें भी डी पूरा भरा हुआ है। या फिर स्कैंडियम हो, टाइटियम हो और बेलेडियम हो, तो ये +1 से +2 गए तो यहाँ +3 कर दो, यहाँ +4 कर दो, यहाँ +5 कर दो, तो क्या बोल दीजिए? कुजन इसके टिप। ये मेरा ट्रिक हो गया। इन आगे वाले बोल रहे हैं इसके लिए, इन सीधे वाले के लिए अगर ये लाइन बोला जाए इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे मुझे ट्रिक लिखने में आसान रहेगी। हमने मान लो यहाँ लिख दिया Ag और यहाँ लिख दिया Au, इनकी वैलेंसी प्लस है, ये कैडमियम है और ये मरकरी है, +2 है। तो क्या कहेंगे? कहेंगे कुजन इसके टिप, जन इसके टिप, कुजन इसके टिप। अगर ये ट्रिक आप याद रखते हैं, कुजन इसके टिप, तो ये सीधे जाएंगे। अगर कुजन माने कॉपर एक वाला, जन माने जिंक +2 वाला, इसके माने स्कैंडियम, टी माने टाइटियम, बी का हमने बेलेडियम, यानी +1, +2, +3, +4, +5 तक चले जाते हैं ऐसे सीक्वेंस में। तो सब के सब क्या होंगे? ये पूरा का पूरा जो है, अगर पूछा जाए कि ये सब क्या हैं तो कहेंगे ये पूरा के पूरा कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। कलरलेस क्यों होंगे? क्योंकि इनके पास कोई कलर नहीं होगी, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट भरा होगा या डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा।
तो इनमें आएंगे तो डी कंप्लीट भरा होगा, उसमें जाएंगे तो डी जीरो हो जाएगा। तो स्कैंडियम टाइटियम पैलेडियम जीरो के फॉर्म में होगी, इधर वाले डी कंप्लीट भरे होंगे। तो ये सब के सब आ जाएंगे कलरलेस में। तो कलर कौन होंगे? अगर कोई कलर देता है इसका मतलब आप समझ सकते हो कि वो बोहर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर अब आते हैं कलर वाले कॉम्प्लेक्स, दूसरे वाले पे कलर्ड इन कॉम्प्लेक्स। अब कलर कौन देगा? कलर कॉम्प्लेक्स या कलर इन कॉम्प्लेक्स में एक कलरलेस हो गया। अब की हम बता रहे हैं कलर्ड कौन देगा? तो जो कलर्ड देंगे उनमें हम क्या निकालेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो उसमें क्या पता करेंगे? बोहर मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कह सकते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर्स, मैग्नेटिक कैरेक्टर देख सकते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स। और मैग्नेटिक कैरेक्टर कुछ नहीं है, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है? उसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका नाम एक हो जाता है बोहर मैग्नेटिक फील्ड्स, बोहर्स मैग्नेटिक फील्ड, या बोहर मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, या बोहर मैग्नेटिक कैरेक्टर कह सकते हैं। ये किसके लिए होता है? ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा बोहर मैग्नेटिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स की होगी, यानी कलर देंगे। और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है या डी पूरा भरा होता है तो उसको जो है कलरलेस मिलाते हैं। तो इसके लिए बोहर मैग्नेटिक फील्ड के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढना है तो आप चाहें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, और उसके लिए एक फार्मूला भी होता है म्यू इक्वल टू। तो बोहर मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसी से हम आप बोहर मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। तो क्या होता है, इन ये कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल मेटल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इट्स नेचर विल भी क्या होगी? पैरामैग्नेटिक। एंड सेंट्रल मेटल हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो पेयर्ड के फॉर्म में है इट्स नेचर विल भी डायमैग्नेटिक हो जाएगी। तो हमने अभी बोला था बोहर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी को आप कह सकते हैं बोहर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, बोहर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो जो बोहर्स मैग्नेटिक फील्ड होगी इसको हम म्यू से कहते हैं, और म्यू बराबर होता है √n+2। ये क्या होती है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहाँ का? सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल का। तो बहुत सारे हम यहाँ पे आपको ट्रिक सिखाते हैं। जैसे आप, ये क्वेश्चन बहुत आता है, जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये आपके क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं। जैसे आपने देखा डी ऑर्बिटल में चेक किया एक ही अनपेयर्ड है, यानी n बराबर 1। तो एक तरीका तो ये है कि इस पर रखो फार्मूले पे, तो रखोगे तो क्या आएगा? म्यू इक्वल टू √ ये n हो जाएगा, ये वैल्यू n है, ये हो जाएगा 2, तो क्या आएगी? √3। तो √3 की वैल्यू करोगे तो कितना आएगा? 1.85 या 87 के आसपास। अगर आप 2 रखोगे तो यहाँ n बराबर 2 रखोगे, n बराबर क्या रखेंगे? 2। तो म्यू की वैल्यू कितना हो जाएगी? √ करोगे तो यहाँ 2 है, ये भी 2 + 2, तो क्या हो जाएगा? 4 × 2 यानी √8, तो √8 हो जाएगी। तो √8 की वैल्यू अगर निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कन्फ्यूज करोगे। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जितना नंबर हो उसके आगे डॉट लगा देना, और डॉट लगा के 8 या 9 लिख देना। जैसे मान लो ये 2 है तो क्या कर दें? लिख दें 2.89, और इसको कहते हैं BM। इसको BM का मतलब क्या है? बोहर मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं BM, इसको बोलते हैं BM। जैसे 1 है तो 1.8 या 89, 2 है तो 2.89। जैसे मान लो n बराबर 3 है, तो आप कन्फ्यूज ना करो, आप डायरेक्ट म्यू की वैल्यू निकालना है तो लिखो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.8 या 3.9, ऐसे करके वही आंसर आएगा। अगर n बराबर 4 आ जाए तो इस फार्मूले में रखने से कोई मतलब नहीं है, तब भी आंसर क्या आएगा? म्यू इक्वल टू क्या आएगा? तो 4.89, ठीक है, बोहर मैग्नेटिक फील्ड। यानी पॉइंट के बाद समथिंग हो, 8 हो या 7 हो, कुछ भी हो, और n बराबर अगर 5 कर देते हो तो म्यू की वैल्यू भी 5.89 कुछ हो सकती है,
यानी 5 पॉइंट समथिंग कर देना, वही आंसर होगा। सॉल्व करोगे तब भी वही आएगी। लेकिन ये ध्यान रखा गया n बराबर 6 कर दें तो 6 पॉइंट नहीं होती है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना होता है, सिर्फ जो होता है वो 5 तक ही होता है। अगर 6 होगा तो आपको 4 पॉइंट समथिंग लगाना पड़ेगा, वो भी डिपेंड करना पड़ेगा कि लिगेंड वीक है या स्ट्रांग। ये बहुत सवाल आया है, हर साल आता रहता है। आपके 20 में आया था, ठीक है, और 21 में तो मैचिंग करके आया था, तो 20 वाला सवाल है। मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं। ये सवाल 18 में भी आया था, 2018 में आया था, 20 में भी आया था। बच्चों ये नीट 2020 का सवाल है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr प्लस आयन इज। तो क्या करना है, सिर्फ क्रोमियम में देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। तो क्रोमियम आपने लिख दिया, हम आपको तरीका सिखाए थे। क्रोमियम के नीचे लिखो आप 24, और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 वही आएगा। यहाँ S लिख और D लिख, इसको पलट के लिख दे तो क्या लिखोगे, D में 4 और S में 2। तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यही आएगा 3D 4s2, 3D 4 और 4s2। लेकिन हमारा ट्रिक है कि 21 से लेकर 29 तक लिखो, उसके नीचे लिखो S लिख, D लिख और पलट के लिख दीजिए, वही चीज़ आएगा। यानी D वाले को इलेक्ट्रॉन पहले, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन 4 और S में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो इसको पलट के लिखना होगा। अब आपको लाना है, ये एक रूल होता है कि इसको जो है ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड, अगर D में 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपको 5 कर देना होगा पड़ोसी से लेके, अगर D में 9 इलेक्ट्रॉन है तो पड़ोसी से लेके इसको D 10 कर देना होगा, ये रूल है। तो इसको सही सही लिखोगे तो ये ऐसे लिख जाएगा D5 और S1, ये किसका हो गया, क्रोमियम का। क्रोमियम को बनाना क्या है, +2 के फॉर्म में। तो अगर क्रोमियम +2 बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगी और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो D में कितना रहेगा 4 और S में कितना रहेगा 0। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन खाली हैं, तो चारों के चारों अनपेयर्ड होंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका D ऑर्बिटल होता है। D में कितना डब्बा होता है, 5 ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरिए, तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 4। अगर म्यू की वैल्यू निकालना है तो हमने अभी ट्रिक सिखाया है कि जितना हो उसके आगे 4 के आगे लगा दो पॉइंट, तो 4.8 या 4.9 कर लो, जो भी लिखा होगा 4.9 हो या 4.8 हो, ऐसे करके बोहर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। सॉल्व करोगे, अगर इस फार्मूले पर रखोगे तब भी वही आएगा, आपका खाली टाइम खराब होगा। तो जितना अनपेयर्ड आए उसके आगे पॉइंट लगा देना, जैसे 4 आया तो 4 पॉइंट समथिंग लिख देना, 4 पॉइंट समथिंग कहीं है, ये है, सिंपल तरीका हो जाएगा। इसमें क्या है, पहले से बोहर मैग्नेटिक फील्ड दिया है, क्या है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है 9.7, जब एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उसमें मिलेगा। तो म्यू की वैल्यू कितना है, ये दिया है, तो इस जो पॉइंट के आगे लिखा होता है वो अनपेयर्ड होता है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। तो पॉइंट से जो पहले लिखा हो, तो आपको कोई बोहर मैग्नेटिक फील्ड दे दे तो उससे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। तो यानी ऐसे सवाल चाहे ये से आए, इस तरह आए, चाहे इसका पलट के आए, दोनों तरीके आप कर सकते हो। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए, ये सवाल हो गया, हमने पूछा इसमें कितने अनपेयर्ड हैं, तो कहेंगे n बराबर 2 है, पॉइंट के बाद जो लिखा होगा 2, कहेंगे इसमें कितने अनपेयर्ड हैं तो कहेंगे 3, कहेंगे इसमें अनपेयर्ड कितने हैं तो कहेंगे 4, इसमें पॉइंट से जो पहले लगा हुआ है तो कहेंगे 5। तो अगर आपको बोहर मैग्नेटिक फील्ड दे दे तो आप उसे अनपेयर्ड ही बता सकते हैं, और अगर आपको जो है डायरेक्ट सेंट्रल मेटल दे दे तो उससे आप अनपेयर्ड निकाल के बोहर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो बच्चों बहुत मेहनत से इसको पढ़िए, क्योंकि मैं अपनी पूरी एनर्जी इसमें लगा रहा हूँ, पूरा ट्रिक बता रहा हूँ, और इससे हर साल क्वेश्चन आता है। इस बार भी 2 सवाल आए थे, 2020 में भी 2 सवाल आए थे, 19 में भी आए थे 2 या 3 सवाल, और 18 में 5 सवाल आए थे। नीट 2018 में 5 के 5 सवाल मैंने बोर्ड पे बताया था, वही आया था। तो आप जो है अब नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और बच्चों आप डेली देखते रहिए हमारे वीडियो को और मन से पढ़ते रहिए, आपको पूरी ट्रिक कोड मिलेगी।